बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही दिल से पुरखुलूस अंदाज में मेरे लिए जो दुआएं की हैं, मैं इंतहाई ममनून हूँ आप तमाम का। आज आपके साथ मैंने फिर 3 ख़बरें शेयर करनी हैं। स्टोरीज़ तीनों की तीनों बहुत ही अहम हैं। यूँ समझ लें कि ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। शमशान बुखारी साहब की एक ऑडियो वायरल हुई, गालिबन आप में से बहुत सारों ने सुनी भी होगी। उसके बारे में मैंने बुखारी साहब से ख़ुद बात की और मैंने बहुत उस बारे में भी मैं आपके साथ ना बहुत कुछ इंकशाफात शेयर करने लगा हूँ। उसके बाद जनाब, आपने देखा कि नदीम अफजल चंद साहब के इस्तीफ़े की ख़बरें गर्म, उसमें भी मैंने बहुत ही करीबी तरीन ज़राए से मैंने बात की है। वो भी मैं आपके साथ ना बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने लगा हूँ। और जनाब, ये अख्तर मेंगल साहब छोड़ गए और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या होने लगा है? क्या बलूचिस्तान में पहले कोई चेंज आने लगी क्या? इस बारे में मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली बात ये है, शमशान बुखारी साहब पे मैं आ जाता हूँ। पंजाब के सूबाई वज़ीर हैं, आपको मालूम है। पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, बाद में PTI ज्वाइन की। अच्छा, पहले वो जब फयाजुल हसन चौहान साहब को हटाया गया था वज़ारत इत्तलाआत से, तो फिर वो उन्होंने संभाला था। बहरहाल वो मुतअद्दिद मिनिस्ट्रीज़ में यहाँ भी रहे हैं, मरकज़ में भी, साबका अदवार में, वहाँ पर भी अब हैं। तो इससे पहले मैं ज़रा बात करूँ ना, मुझे मुतअद्दिद कोई कॉल्स आ रही थी मुख्तलिफ़ दोस्तों की, आप में से मैसेजेस आ रहे थे कि सर फ़लाँ इस पे करें, किसी कोरोना से रिलेटेड इस पे बात करें। मुझे एक दोस्त ने, आपके में से व्यूअर्स ने, एक जो है ना हॉस्पिटल के अंदर से कॉल की कि जनाब मैं इस तरीके से इधर आया हूँ, तो इन्होंने मुझे कोरोना वार्ड में डाल दिया है। अब मैं पड़ा हूँ। और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि जनाब ये देखें, मैं अब जो है ना बहुत मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ा के आया हूँ। मैंने शोर मचा दिया था। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मेरे कज़न थे, वो फौत हुए, तो उनको कोरोना में डाल दिया। फिर हमने सब जाके, हम बहुत सारे बंदे चले गए हॉस्पिटल, हमने वहाँ एहतजाज किया। फिर उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। मैं वीडियो नहीं कर रहा था, उसकी कोई वजूहात थी। मैं कहता हूँ मेरे पास ना कोई इस तरह का कोई प्रूफ आ जाए। उसके बाद जनाब किसी नर्स की या मेडिकल अपना डॉक्टर की या मेडिकल स्टाफ में से किसी की वीडियो आई। मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कि सर आप इस पे करें। मैंने कहा भाई मुझे पहले ये पता कर लेने दें कि वो वाकई नर्स या डॉक्टर हैं भी सही या नहीं हैं। बहरहाल वो मुझे पता नहीं चल सका उनके नाम का, तो मैंने इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद एक नौजवान जो गालिबन को 24-23 बरस के थे, वो फौत हुए। उनको जनाब उन्होंने कोरोना में डाल दिया और उनकी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। वो कहे कि जनाब आप 5 लाख दें, और पता नहीं क्या इस तरीके से किसी की वालदा फौत हुई, तो उनकी भी डेड बॉडी के लिए इवन मेयो हॉस्पिटल में 5 लाख डिमांड कर रहे थे। अब शमशान बुखारी साहब की जो कॉल लीक हुई और वो उनकी कॉल हुई, उन्होंने मुझे ना मैंने उससे तफसील से उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे वो डॉक्टर साहब का भी, वो एहसान साहब हैं, एहसान इलाही साहब, DDHO हैं सरकारी हॉस्पिटल के, उनकी वीडियो भी भेजी। बार वो वीडियो भी मैंने देखी, बड़ी डिप्लोमेटिक सी वीडियो उन्होंने बनाई। पहले मैं बुखारी साहब का मौक़िफ़ बता दूं कि जनाब उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी ये इस तरह से है, ये एडिट की हुई वीडियो है, इन्होंने एडिट की मेरे नाम से बड़े ट्विटर के और बड़े फेसबुक के अकाउंट्स, मैं पहले भी ये कंप्लेंट करा चुका हूँ और बाद में भी कराऊँगा, तो मैं और भी एक कंप्लेंट कराने लगा हूँ। तो बहुत सारी उन्होंने इस तरह। मैंने कहा सर आप ये बताएँ कि ऑडियो आपकी है? कहते हैं हाँ जी है। चलो वो तो मैं अच्छा चले आपकी मान लेता हूँ कि उन्होंने कोई एडिट की होगी या तब्दील की होगी। क्या आपका जो दोस्त जिसका आप नाम भी ले रहे हैं मोहम्मद अनवर साहब, वो फौत हुए? जी बिल्कुल हुए। ये डेड बॉडी नहीं दे रहे थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस मैंने कहा मेरा काम तो ख़त्म हो गया ना, मेरा तो मामला ही यही था, मेरा तो केस ही सारा यही है कि वो हेपेटाइटिस से फौत हुआ, उनको कोरोना में डाल दिया गया, मेरा मामला यहाँ ख़त्म है। अब आप कहते हैं कि उन्होंने किसी से कहा कि जी कोई नून लीग का MNA या MPA मुझे फ़ोन करे तो मैं तब डेड बॉडी दूंगा, तो जो भी है। लेकिन बात ये है कि उन्होंने, ये तो है ना कि उन्होंने एक ऐसा बंदा जो फौत हुआ, जिसको कोरोना में डाल दिया गया, वो किसी और मर्ज़ से फौत हुआ और उसको कोरोना में डाल के सस्पेक्ट में या जिस तरीके से भी, तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि कोई और पेशेंट किसी और, मकसद कहने का ये है ना कि जब से कोरोना आया है क्या और बीमारियों से लोगों ने मरना बंद कर दिया है?
तो किसी और बीमारी में भी अगर वो फौत हो रहा है, अल्लाह को प्यारा हो रहा है, आप उससे जो है ना कोरोना में डाल रहे हैं, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक तो ये होता है ना कि आप वैसे ही कोई रजिस्ट्री करा दें और उसमें रजिस्टर में या कोरोना में नाम डाल दें, फिर तो एक और बात है ना, आप उनको डेड बॉडी दें और इस तरीके। लेकिन आप तो नाम डालते हैं और फिर उसके बाद वरसा के हवाले लाश नहीं कर रहे, डेड बॉडी आप वरसा के हवाले नहीं कर रहे, और साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये कोई साथ। अच्छा, कुछ ने मुझे ये भी कुछ ऑडियो आपने भी सुनी होगी इस तरीके की, जनाब ये जो कोरोना की बॉडीज़ देते हैं उसमें बॉडीज़ होती नहीं है वगैरह, बहरहाल बहुत सारी बातें हैं इस तरीके से। तो अब जनाब मैं एक बड़ा अजीबो गरीब इस चीज़ का, मैं इस चीज़ के इंतज़ार में था कि मैं उस वक्त ये आवाज़ उठाऊँगा कि जब मेरे पास कोई सबूत है। अब ये वज़ीर की एक ऑडियो हुई है और जो वज़ीर के अपना दोस्त फौत हुआ और उससे भी वो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, कोरोना में डाल दी गई, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि ये डेड बॉडी के पैसे भी ले रहे हैं, ये कोरोना में भी डाल रहे हैं। अब तो मुझे ये भी शक है कि वो कोरोना का पेशेंट नहीं होगा, किसी और बीमारी से जाता होगा, तो ये उसको या तो इंजेक्शन लगा के या कुछ भी मुबैना तौर पे जहर का इंजेक्शन ये इस तरह से मार रहे हैं। ये क्या हुकूमत से तो एतमाद उठ चुका है ना। अब ये बातें हम करते हैं तो हमें कहते हैं कि जनाब आप तो किसी की साइड ले रहे हैं। मैं तो बड़ा प्रूफ और फैक्ट्स फिगर को सामने रख के कहता हूँ ना। तो वज़ीर आज़म साहब, जनाब आप मेहरबानी फरमाएँ, आप इस किस्म की चीज़ों पे तवज्जो दें ना। आप इस किस्म की कि जनाब जो जिसका कोई बंदा जाए, और अब ये हालत ये है कि बंदे ये कह रहे हैं कि जनाब हम घर में मरना तो पसंद करेंगे, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। जहाँ ये आप अंदाज़ा करें, ये सितम ज़रीफ़ी है, और मैं क्या कहूँ कि ये आप जुल्म खुदा का, कि ये जनाब आप अंदाज़ा करें कि ये इस तरीके से अगर कोई बंदा जाए और फिर उसके बाद जो है ना आप उसे कोरोना में डाल दें या उसे इंजेक्शन लगा के मार दें, तो ये तो इंतहाई एक नाइंसाफ़ी है ना। एक आदिल ऊपर भी बैठा है, वो आपसे पूछेगा। तो ये इस तरीके से अगर ये अदम एतमाद पैदा हो गया है हुकूमत में और गवर्नमेंट में कि आप उनके जहन में ये आ गया है कि आप अब इतने तक तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है ना। आपके अपने वज़ीर कह रहे हैं कि मेरे दोस्त थे और वो बॉडी नहीं दे रहे, भले उसकी कोई रीज़न हो, लेकिन ये तो पक्की बात है ना कि वो हेपेटाइटिस से फौत हुए और आपने उसको कोरोना में डाल दिया। मतलब ये किस तरीके, क्या तरीका हो रहा है। और ये जब इस लेवल पे भी हो रहा है, वो इतना देर तक कहते रहे कि जी वो मेरा दोस्त है, आप बॉडी दें। उन्होंने कहा जी फलां ने मुझे मना किया है, फलां से कहा तो उन्होंने कि फलां ने मुझे मना किया है। तो ये क्या कोई NDMA इन्वॉल्व है, कोई ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो भी है, इस जिस तरीके से भी है कि जब वज़ीर के दोस्त भी या वज़ीर के इस तरह से जानने वाले ये इस तरह से, तो फिर आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मतलब मैं तो इस वजह से बहुत मोहतात हो रहा था, लेकिन जब वज़ीर साहब की बात सामने आई तो फिर उसके बाद ज़रा खुल के बात करनी पे। नदीम अफजल चंद पे आ जाते हैं जनाब। उनके इस्तीफ़े की ये दूसरी स्टोरी है। उनके इस्तीफ़े की ख़बरें गर्म हुई, आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। फिर जब ये ख़बरें हुई, गर्म हुई, तो जनाब लोगों ने ट्वीट भी किए, लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डाला। तो उन्होंने ख़ुद जो है ना मतलब ट्विटर पे डाल दिया अपना छुट्टी का वो लेटर कि जनाब मैंने छुट्टी ली है। वज़ीर नदीम अफजल चंद साहब जो वज़ीर आज़म साहब के तर्जमान हैं, तो उन्होंने कहा जी 12 जून से छुट्टी है और 11 जुलाई तक, और लेटर में भी लिखा हुआ था एक्स पाकिस्तान लीव है जनाब। तो उन्होंने ये किया, और लेकिन उसके बावजूद भी अफवाहें नहीं रोकी। अब मैंने बात की, मैंने किससे बात की ये मैं बताना नहीं चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये है कि उनके करीबी तरीन ज़राए से मैंने बात की है, ठीक हो गया ना। क्योंकि इस वजह से बताना ये है कि मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, देखें मैंने शमशान बुखारी साहब से भी यही बात की। उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि आप मेरे नाम से बात करें, मैंने उनके नाम से बात कर ली। लेकिन जिस किसी ने मुझे मना किया होगा ना, तो फिर वो अमानत होती है, मैं उनके नाम से बात नहीं कर सकता, ठीक हो गया ना। मैं ज़राए से बात करूँगा। लेकिन ये है कि मैं बाई गॉड ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैं बात करके, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल टेंजिबल। अब जनाब मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा जनाब नदीम अफजल चंद साहब ने रिज़ाइन किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा छुट्टी? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने अगला सवाल किया कि क्या ये छुट्टी FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब वाली छुट्टी तो नहीं है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जनाब ये तो छुट्टी जब ख़त्म होगी तो तब देखा जाएगा। चलें ठीक है। मैंने उनसे कहा कि चंद साहब को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं, उनसे भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
कई बार वज़ीर आज़म साहब को चंद साहब ये समझा चुके हैं, उनके कानों में बात डाल चुके हैं कि ये बात आपके फ़ायदे में नहीं है, ये बात आपके फ़ायदे में है, लेकिन वो नहीं मानते। और चंद साहब उनको बता भी चुके हैं और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब चंद साहब गालम गलोच वाली तर्जुमानी तो उनसे होती नहीं, चंद साहब से गालम गलोच वाली तर्जुमानी तो होती नहीं। उनको पसंद है, वज़ीर आज़म साहब को पसंद हैं गालम गलोच वाले तर्जुमान। नाम लिया उन्होंने, नाम लिया मैं इस वजह से, मैं इंतहाई इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ, मैं पहले अल्लाह को जवाब दिया हूँ, बाद में किसी और को जवाब दिया हूँ। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब को पसंद हैं शबाज़ गिल जैसे तर्जुमान, वज़ीर आज़म साहब को पसंद हैं फ़रदौस आशिक अवान साहबा जैसे तर्जुमान, वज़ीर आज़म साहब को चंद साहब जैसे तर्जुमान पसंद नहीं हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो गालम गलोच नहीं करते अपोजिशन को जो वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैंने एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल किया। आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले कि जी ब्यूरोक्रेसी में एक बगावत सी है, कुछ वो 7-8 सेक्रेटरीज़ का भी फेडरल सेक्रेटरीज़ ने आज़म खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। तो मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी में बगावत है? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये आज़म खान साहब, तो उन्होंने कहा कि जी चंद साहब ने कई बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात की है कि आज़म खान ना तो पंजाब से वाकिफ़ हैं, ना तो वो बलूचिस्तान से वाकिफ़ हैं, ना तो वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, ना कोई उनका पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक़ कोई वास्ता है। सारी की सारी उनकी पोस्टिंग रही है KPK में, ना उनको कोई सोशल सर्कल है। ये लोग आपको नुकसान देंगे, इन्होंने आपके गिर्द एक सर्कल बनाया हुआ है इसी किस्म के लोगों ने। तो ये ना आपको बाहर देखने देते हैं उस सर्कल से, ना कोई बाहर से आवाज़ आपके कानों तक टकराने देते हैं। इन्होंने बिल्कुल ही आपको एक जो है ना महसूर करके रख दिया है। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद मैंने कहा कि इसमें कि कहाँ तक सदाकत है कि ये जो 7-8 सेक्रेटरीज़ की बात हो रही थी कि ये वो बगावत पे उतर आए हैं, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सच है और वो बगावत पे उतर आए हैं। और इस वक्त सिर्फ सेक्रेटरीज़ की बात नहीं है, 7-8 की पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक बगावत है जो कि सर उठा रही है, और वो बगावत अब रुकने नहीं जा रही। ठीक हो गया। ये मैंने उनके करीबी तरीन ज़राए से बात की और मैंने कहा कि एज़ इट इज़ ऑनेस्टली वो मैं बात आप तक पहुंचा दूं। और फिर उसके बाद देखें कि जब 11 जुलाई तक वो उनकी छुट्टी ख़त्म होती है तो फिर आगे क्या होता है। मेरा ख्याल है चांद साहब ने बड़े एहतियात से अपने पत्ते खेले हैं। उन्होंने कहा चलें ठीक है, देखें ना 11 जुलाई तक क्या होता है, उसके बाद एक्सटेंड होता है या मैं आता हूँ या वापस या नहीं आता, या उस वक़्त थोड़ा सा ज़रा तेल देखो, तेल की धार देखो। मेरे पास और भी इस सिलसिले में कुछ ख़बरें हैं, मैं आपको और इस तरह से बताता रहूँगा। अगली वीडियो पे आ जाएँ जनाब, सॉरी अगली ख़बर पे आ जाएँ। अख्तर मेंगल साहब, आपको पता है चंद रोज़ पहले उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कह दिया जनाब कि मैंने हुकूमत को खैरबाद कह दी है, वो छोड़ गए ट्रेजरी बेंचेस से, वो आ गया अपोजिशन के बेंचेस पे। ठीक, अच्छा आसिफ अली, उसके बाद वो चुप तो नहीं बैठे, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी कॉल की, वहाँ भी पूछा, खैरियत भी उनकी पूछी, लेकिन बड़ी उनसे बातें भी हुई, वो भी आपको बताऊँगा कभी। मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने देख ली होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी बातें हुई। उनसे किसी ने पूछा जनाब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आपकी क्या बातें हुई, तो उन्होंने कहा ये आपको सब आपके सामने बताते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उन्हें बताया भी सही। अब देखें, मुझे ना बड़ा, मैं इन चीज़ों को ना बड़े दूसरे अंदाज में, दूसरे एंगल में देखता होता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि क्या मकाफात अमल है। वो जो बलूचिस्तान से कभी सिलसिला चला था, आपको याद होगा, बलूचिस्तान में इन हाउस चेंज आई थी 2018 के इलेक्शन से चंद माह पहले। क्या आप जो है ना कैसे पहिया घूमता है तारीख़ का, और कैसे जो है ना तारीख़ फ़ैसले देती है, अलबत्ता हम नहीं समझते। तो जनाब बलूचिस्तान असम्बली की इस वक्त जो अब मैं आपको बताता हूँ आवाज़ें क्या हैं कि जनाब क्या वहाँ इन हाउस चेंज लाई जा सकती है। बलूचिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे तो लाई जा सकती है ना, लेकिन उनमें, और मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा सरगर्म हो गए हैं, ये भी आपको बताऊंगा जनाब। बड़े काम की बातें हैं कि मौलाना साहब दोबारा सरगर्म हुए क्यों हैं, उनको कहीं से कोई इशारा हुआ है, क्या हुआ है। टोटल तादाद है जनाब, टोटल मेंबरान की तादाद है बलूचिस्तान असम्बली की 65। अच्छा, सादा अक्सरियत आप कर लें तो वो बनती है 33। जिसके पास 33 होंगे ना हुकूमत, उसी की। इस वक्त पोजीशन क्या है,
जनाब इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये मैंने उनकी असम्बली की वेबसाइट से ली है, कोई गलती होगी तो उनके ज़िम्मे है। मैंने असम्बली की वेबसाइट से ये नंबर लिए हैं, बलूचिस्तान असम्बली की वेबसाइट से। PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है 1 सीट, PTI की है 7 सीटें, महमूद खान अचकज़ई यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी PK मैप जिसे बोलते हैं उनकी है 1 सीट, आज़ाद है 1, ANP अवामी नेशनल पार्टी की हैं 4, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये बाप जिसे कहा जाता है, जिसे बहुत इधर उधर से तोड़ मरोड़ के बनाया गया था, किसको नहीं याद 2018 के इलेक्शन से पहले, वही पार्टी, उसकी हैं 24, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उसकी हैं जनाब 3, नेशनल पार्टी अवामी मैंगल साहब वाली नहीं, अब BNP मैंगल जो है ना अख्तर मैंगल साहब की, उसकी हैं 10 नशिस्तें, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं 2, जमहूरी वतन पार्टी की है 1, और उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी तकरीबन वो मौलाना फजल रहमान साहब वाली, ठीक है ना, ज़ाहिर है वो इलेक्शन इसी नाम से लड़े थे ना, उनकी हैं 11। अब आ जाएँ जनाब ज़रा अलायंसेस पे। अलायंस में आपको बड़ी दिलचस्प बातें नज़र आएंगी। ये एक है ANP, ये भी हुकूमती इत्तेहाद में है। जी हाँ, असल में जो बलूचिस्तान का है ना वो टोटली नॉमेनक्लेचर ही अलग है, वहाँ पे कोई वो जमातों के हिसाब से वो वहाँ पे एक अपना सारा लोकल सेटअप करते होते हैं, ठीक है ना। ANP वहाँ हुकूमत में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ANP यानी कि अपोजिशन बेंचेस में कौमी असम्बली में है, वहाँ पे भी KP के असम्बली में भी अपोजिशन बेंचेस पे, ANP बलूचिस्तान में हुकूमत में है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये ANP हो गई, बाप हो गई, BNP अवामी हो गई, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, जमहूरी वतन पार्टी हो गई, किनके जमहूरी वतन पार्टी, जैन भुगटी साहब वाली, उनका भी वहाँ पर भी एक मेंबर है, कौमी असम्बली में भी एक है, और PTI ये इत्तेहाद है कौमी अपना बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद, इसकी टोटल तादाद बनती है 41, ठीक है ना, 33 तो वैसे चाहिए होती है ना हुकूमत बनाने के लिए। उसके बाद जनाब आप आ जाएँ BNP ये मेंगल 10 ये हो गए, MMA 11 और एक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उसके बाद जो है ना ये एक, तो ये 22 हैं। अच्छा, PMLN को इत्तेहाद में मैंने शामिल नहीं देखा, उनकी वैसे मैंने एक सीट देखी है, अगर उनको इनके साथ शामिल कर दूँ ये 23 हो जाएगी। अच्छा भारत, अब इनके बनते हैं 23, तो इनको 33 के लिए 10 मेंबरान की टोटल ज़रूरत है। अब बड़े आराम से जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे नॉमेनक्लेचर ही अलग है, अगर PTI नहीं आती, ज़ाहिर है PTI या बाप तो हो सकता है इनके साथ ना आए, हो सकता है, लेकिन अब बात यह है कि मसलन ANP है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जमहूरी वतन पार्टी है, और इसी तरीके से जो है ना BNP अवामी है, इसी तरीके से आप देख लें हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो भी, तो 10 मेंबरान तो वहाँ से इधर उधर करना मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप देखें कि होता क्या है, क्या मौलाना साहब जो पहला वार करते हैं वो क्या बलूचिस्तान असम्बली पे करते हैं और बलूचिस्तान हुकूमत पे करते हैं, और वो बलूचिस्तान हुकूमत को हुकूमत में उसी तरह कोलिशन बना के, क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये हुआ था, ये वहाँ पे बहुत ना डिफरेंट एक सिनेरियो है। जब ये अदम एतमाद आया था पिछली दफ़ा, तो मौलाना साहब की अपनी पार्टी ने अदम एतमाद वालों को साथ दिया। अब आपको हैरानी होगी, तो ये वहाँ पर ना बड़ा एक लोकल लेवल पे जो स्ट्रक्चर बनता होता है, वो ये वाला स्ट्रक्चर टोटल सारे बाकी 3 सूबों से और मरकज़ से बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ तो पूरा वही ना कि जी आप हर तरह से आपने अपनी पार्टी की बात माननी है और इस तरीके से, तो वहाँ बिल्कुल वो कहते हैं कि जनाब वो लोकल लेवल पे एक स्ट्रक्चर बनता है, और वहाँ वो उसका मरकज़ से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता मरकज़ की पार्टी से, क्योंकि और शुरू ही से इसी तरह से है। तो अब देखें कि होता क्या है, आवाज़ें ये आ रही हैं कि जनाब मौलाना साहब और अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जी इस तरह से और भी जमातों के साथ मिल के अख्तर मेंगल साहब भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की और जमातें भी इनको मशाल राह समझते हुए इधर उधर आएंगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का मनाने का जो वो प्रोसीजर फ़िलहाल वो फेल हो गई है। अख्तर मेंगल साहब को मनाने में हुकूमत नाकाम हो गई है। अख्तर मेंगल साहब नहीं माने दोबारा हुकूमत में आने के लिए, और अभी तक तो उनकी राहें जुदा हैं। अब देखते हैं होता क्या है, आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।